हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपकी अप्लाइड मैथ थर्ड के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके सिलेबस की जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस है, और उस यूनिट के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस है। उसी चैप्टर की शुरुआत आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग करने वाले हैं। आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिक, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर से हम सभी लोग इस चैप्टर की नींव रखने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के हमारे साथ बैठिएगा। जो जो चीज़ें आपको समझाएंगे, बताएंगे, उनको समझिएगा और साथ ही साथ उनको नोट भी करते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करूँ इससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी लोग लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि चैप्टर का नाम है ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने का प्रयास करेंगे, हम ये जानेंगे कि ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस या मैट्रिक्स होता क्या है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से इसको लिखते हैं, बाकी और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको भी 1 बाय 1 करके हम लोग जानेंगे, समझेंगे। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर ये होने वाला है, इसलिए कहीं पर भी इसके बिल्कुल मत करिएगा, चीज़ों को समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑब्व्यू होता क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्व्यू जो है वो सिंगुलर है, मतलब मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, और मैट्रिसेस का मतलब प्लूरल है। तो जब हम उसको बहुवचन में लिखते हैं तो मैट्रिसेस लिखते हैं, तो हम मैट्रिक्स लिखते हैं। तो मैट्रिक्स होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बहुत शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखा जाता है रेक्टेंगुलर एरे। ध्यान देना, बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या है भाई ऑब्व्यू, क्या है मैट्रिक्स, क्या है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार अरेंजमेंट जो है, उनको लिखने का जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्व्यू कहते हैं। आप कह सकते हैं वस्तुओं का आयताकार व्यवस्थीकरण। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम जब आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसी व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्व्यू कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी डेफिनेशन बताई जाती है डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ m बाई n या m इंटू n ऑब्जेक्ट्स इंटू m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। दोनों डेफिनेशन आपको बुक में देखने के लिए मिल जाएंगी। ये तो डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट जो आपको शायद कम समझ में आई होगी, मैं इसको आपको समझाता हूँ। 2 बातें लिखेंगे, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना, लिखना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरा मैंने बताया कि अरेंजमेंट ऑफ m इंटू n ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास m इंटू n ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ m और n क्या हैं, आप कह सकते हैं m और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। जैसे हम कह दें 2 इंटू 5 ऑब्जेक्ट्स, मतलब कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 10 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इन 10 ऑब्जेक्ट्स को किसमें, 2 रो और 5 कॉलम में अरेंज करने पर जो अरेंजमेंट मिलता है, उनको लिखने का जो तरीका होता है उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। वही यहाँ पे लिखा गया अरेंजमेंट ऑफ m इंटू n ऑब्जेक्ट्स इंटू m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। आपको समझ में आ गया होगा। मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का डियर स्टूडेंट्स प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए, सपोज करिए कि आपके पास 10 आपके फ्रेंड्स हैं। ध्यान दो, आपके पास 10 फ्रेंड्स आपके पास हैं। इन 10 फ्रेंड्स को आपको अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब है आपको इनको व्यवस्थित करना है, कहीं पर रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये है कि आप इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब इनको आप ग्रुप में रख सकते हैं। दूसरा ये है डियर स्टूडेंट्स, इनको आप सर्कुलर, एक सर्कल की चारों तरफ ऐसे सर्कुलर बैठा सकते हैं, या हो सकता है आप इसको, इन सबको एक लाइन में, लीनियर में बैठा सकें, या ऐसा हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि इनको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडजस्ट करें अपने दोस्तों को।
रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, जैसे एक लाइन में हम कितने लोगों को ऐसे खड़ा कर दें, 10 लोग हैं तो 2 लोग हो गए, या मान लीजिए 5 लोग हो गए एक लाइन में, ठीक है, 1 2 3 4 5, दूसरी लाइन में 1 2 3 4 5। अब इस 2 लाइन में जब मैंने इनका एडजस्टमेंट किया तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल की तरह बन गया। तो जब आप इन 10 ऑब्जेक्ट्स को या अपने दोस्तों को आप कह सकते हैं कि इस तरीके से लाइन में अरेंज करेंगे तो उसको अरेंजमेंट को क्या बोला जाएगा, मैट्रिक्स अर्थात आप व्यू बोला जाएगा। इसी में जो हॉरिजॉन्टल होता है डियर स्टूडेंट्स, इसी को रो कहा जाता है, पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, चौथी पंक्ति है, पांचवी पंक्ति है। तो हमने आपके इन 10 फ्रेंड्स को कितने रो में एडजस्ट किया, 1 2 3 4 5, और कितने कॉलम बने, 2 कॉलम बने, तो 5 रो 2 कॉलम, कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 10 ऑब्जेक्ट हो गए। तो इन 10 ऑब्जेक्ट्स को हमने 5 रो और 2 कॉलम में एडजस्टमेंट किया है, इनको अरेंज किया है, लिखा है। तो इसी तरह का जो अरेंजमेंट है डियर स्टूडेंट्स, उसी को मैट्रिक्स, उसी को हम लोग आप व्यू कहते हैं। आई होप आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी ऊपर जो है मैंने किताबी डेफिनेशन लिखा है, आप लोग उसको नोट्स में लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स को हम लोग लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान समझना सभी लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक, जिसको हम बोलेंगे आव्यूहों का निरूपण। हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है, चीज़ों को ध्यान से समझते चलना है, ठीक है। आव्यूहों का निरूपण, आव्यूहों का निरूपण मतलब आप मैट्रिक्स को किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जैसे सपोज करिए हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, कौन, ए है, बी है, सी है और डी है, ये ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट को हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 के फॉर्म में जब लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी और डी, और इसको डियर स्टूडेंट्स ऐसे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर बंद करके इस पूरे को कुछ नाम दे दिया जाएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आप उसको ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, सी नाम दे दीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस तरीके से जब इन 4 ऑब्जेक्ट्स को आपने अरेंज कर दिया, इनको लिख दिया, तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ यह मैट्रिक्स ए है। क्या है, मैट्रिक्स ए है। और इसमें डियर स्टूडेंट्स ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसको रो कहेंगे। रो को डियर स्टूडेंट्स हिंदी में पंक्ति कहते हैं, क्योंकि ये पहली रो है इसको, इसलिए हम लोग R1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये जो है दूसरी हमारी, ये दूसरी रो है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, पंक्ति कहेंगे, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति है इसको, इसलिए हम किससे दिखाएंगे, R2 से दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन होगी, ये ऊर्ध्वाधर जो है डियर स्टूडेंट्स, इसको कॉलम कहा जाएगा। तो ये जो आपके सामने है ये पहला कॉलम है, ये जो आपके सामने है ये आपका दूसरा कॉलम है। कॉलम को डियर स्टूडेंट्स हिंदी में स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। इसको C1, इसको C2, मतलब ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हुआ है, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे, 2 इंटू 2 मीन्स कितने ऑब्जेक्ट्स थे डियर स्टूडेंट्स, 4 ऑब्जेक्ट्स थे। इन 4 ऑब्जेक्ट्स को हमने कैसे अरेंज किया, 2 रो, ठीक है, इंटू 2 कॉलम में क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, अरेंज किया है। तो इस अरेंजमेंट के बाद ये जो हमें मिला हुआ है, जो आपके सामने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गई बातें। और इसके अंदर जो लिखे हुए होते हैं ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे ए बी सी और डी, ये क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैट्रिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रेक्टेंगल के अंदर, या आप कह सकते हैं कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और उस पूरे को कुछ नाम दे दिया जाता है। इस तरीके से आप बहुत सारे मैट्रिक्स लिख सकते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं A इक्वल टू आपने लिख दिया 1 2 4 5 7 8, ये लिख लिया। ये भी आपके सामने क्या है, एक डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स है। कोई और एग्जांपल ले लिया, C इक्वल टू आपने लिख दिया X Y Z, है ना, E लिख दिया, F लिख लिया, I लिख दिया, ये भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स है। कोई और मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं, जैसे 1 1 2 5 आपने लिख दिया, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है।
तो डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। इस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया होगा उसको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट कहेंगे, अवयव कहेंगे हिंदी में डियर स्टूडेंट्स, और बाकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ें आपको बता रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतनी चीज़ें ऐसे ही आप नोट करते रहेंगे तो आपकी अच्छे तरीके से जो मैं बोल रहा हूँ और यहाँ जो लिख रहा हूँ उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप अपनी कॉपी में करते हुए चलिए, आपकी बेहतरीन नोट्स भी बन जाएगी और आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ध्यान ये रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो मैट्रिक्स होता है उसको हमेशा कैपिटल ब्रैकेट से ही दिखाया जाता है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। लेकिन कुछ कुछ बुक में डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के लिए इस सिंबल का भी यूज़ किया जाता है, जैसे हम देख रहे हैं कैपिटल ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी किसी बुक में इस तरह का सिंबल भी यूज होता है। जनरली आपको यूपीबीटी के अंतर्गत जितनी भी बुक देखने के लिए मिलेंगी उसमें कैपिटल ब्रैकेट ही यूज हुआ है, सो आप परेशान ना होइए कहीं वो सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा तो ध्यान रखेंगे वो भी मैट्रिक्स के लिए ही यूज होता है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या क्या समझ गए, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखा जाता है, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। हॉरिजेंटल जो होगा मतलब क्षैतिज जो होगा उसको हम रो अर्थात पंक्ति कहेंगे, जो वर्टिकल अर्थात ऊर्ध्वाधर होगा उसे स्तंभ मीन्स हम लोग कॉलम कहेंगे। ऑब्जेक्ट्स को रो इनटू कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। अब मैं इसको इरेज करता हूं और धीरे धीरे करके डियर स्टूडेंट्स आपको चीज़ों को समझाता चल रहा हूं और धीरे धीरे करके आपको टॉपिक के अंदर लेकर के चलूंगा। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आज आपका ये फर्स्ट लेक्चर हो रहा है। और यार अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो ज़रा हमारी मेहनत को देखते हुए लेक्चर को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को एक बार शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स मैं बिना फालतू की बात किए हुए केवल आपको पढ़ाता हूं और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स रेगुलर आपको पढ़ा रहा हूं बिना, और सबसे खास बात यह है कि मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा आव्यूह का क्रम, ठीक क्या है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह का क्रम जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह का क्रम क्या होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। डियर स्टूडेंट जैसे आप देख लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 2 4 5 7 8 9, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया गया। आपसे पूछे कि इसमें कितने रो हैं तो आप कहेंगे सर ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, मीन्स टोटल रो कितने हैं इसमें बताएंगे। टोटल रो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स तो टोटल रो कितने हैं, 3 हैं। ऐसे ही कॉलम काउंट करोगे तो ये C1 है और ये कितने हैं, C2 हैं। तो यहाँ पर अगर हम कॉलम की बात करें जिसको हम लोग स्तंभ कहते हैं तो कितना है, 2 है। तो डियर स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के रो बाई कॉलम या आप कह सकते हैं रो इनटू कॉलम जो होता है, माने पंक्ति इनटू स्तंभ जो होता है उसी को उसका ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर मतलब हिंदी में क्या कहते हैं भैया, क्रम कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। आपको पता है कि रो का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, पंक्ति है, और कॉलम का मतलब क्या है, स्तंभ है ना। इसी को हम लोग इसका क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो आप कैसे बताएंगे, रो बाई कॉलम बताएंगे। ठीक है, रो बाई कॉलम बताएंगे। तो इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 का इसका ऑर्डर है। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे A इक्वल टू आपने लिख दिया 5 4 7 और 9। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछे कि भाई इसका ऑर्डर ज़रा बता दो तो कितने रो हैं, 2 रो हैं, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2/2 का हो जाएगा, मतलब 2/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख दिया। अब आपसे कहे कोई भाई इसका ऑर्डर क्या है तो आप देखेंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ऐसे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो नंबर ऑफ रो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 3 होगा, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, 3 होगा।
तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये कितने ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का डियर स्टूडेंट्स क्या है, मैट्रिक्स है। तो रो का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी ऑर्डर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, रो इनटू कॉलम है ना, रो इनटू कॉलम को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ होगा, जैसे आप लिख लेंगे 2 4 7 आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो कितने रो है डियर स्टूडेंट्स, 1 रो है, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ये 1/3 ऑर्डर का क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर यहीं कॉर्नर पे डियर स्टूडेंट्स लिखा जाता है। जैसे इसका ऑर्डर कितना है 3/2 का, तो यहाँ लिखा जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है 2/2, यहाँ लिखा जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है 3/3, यहाँ लिखा जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट्स 1/3 है, यहाँ पर लिखा जाएगा। कोई और मैट्रिक्स जैसे आप लोग लिख लेते हैं x = ABC, आप इसका ऑर्डर पूछते हैं तो कितने रो है, 1 2 3 रो हैं, और कॉलम केवल है कितना है 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3/1 या 3 × 1 हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा चुका हूं कि आब्यू जो होता है, मैट्रिक्स जो होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है। अभी तक आप सभी लोगों ने ये समझ लिया डियर स्टूडेंट्स कि आब्यू क्या होता है, आब्यू को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, साथ ही साथ जो आब्यू अर्थात मैट्रिक्स होता है उसके ऑर्डर से क्या मतलब होता है। इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई हैं। अब हम लोग समझेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स को एक जनरल फॉर्म प्रोवाइड कराना चाहें, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं अलग अलग एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, और जब मैं अलग अलग एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो उन सब का ऑर्डर अलग अलग आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, मैट्रिक्स कई टाइप के हो सकते हैं। जब कई सारे टाइप के हो सकते हैं तो उन सारे टाइप के मैट्रिक्स को अगर हम एक साथ उनका निचोड़ लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इस पर ज़रा हम चर्चा करने वाले हैं। क्या डियर स्टूडेंट्स, आब्यू का व्यापक रूप हम लोग समझेंगे। आब्यू का व्यापक रूप, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स। आब्यू का व्यापक रूप जिसको हम बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप जिसको कहते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को बता गया कि मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। तो जैसे डियर स्टूडेंट्स कोई मैट्रिक्स हम लिखें तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, लिख देंगे A11, पहला एलिमेंट A11 लिखा जाएगा। क्या मतलब है सर इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। ऐसे करते 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 A1n हम ये मान के चल रहे हैं कि मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म हम लिखने वाले हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n हैं, और रो कितने हैं, m। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बताई गई थी वो m/n के लिए बताई गई थी। तो जब हम किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम को लेकर के रिप्रेजेंट करेंगे, उसको दिखाएंगे, तो वही उसका व्यापक रूप हमारे लिए कहलाएगा। तो अब जैसे हम सेकेंड रो की बात करेंगे तो A21 हो जाएगा, यहाँ A22 हो जाएगा, यहाँ A23, ऐसे करते करते डियर स्टूडेंट्स A2n होगा। थर्ड रो में आएंगे तो A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, डॉट 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 A3n हो जाएगा। ऐसे करते करते डियर स्टूडेंट्स लिखते 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 लास्ट में mth रो आएगा तो AM1 होगा, AM2 होगा, AM3 होगा, और ऐसे यहाँ पर AM n हो जाएगा। और फाइनली आपके सामने जो मैट्रिक्स लिखा गया है m/n का मैट्रिक्स है, और यही मैट्रिक्स का डियर स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। यही मैट्रिक्स का डियर स्टूडेंट्स व्यापक रूप आपके सामने लिखा गया है। अब यहाँ से आप सभी लोगों को समझना क्या है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, देखो जो बातें बता रहे हैं बहुत बारीक चीज़ें हैं, ध्यान से पहले उनको सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर मीन्स कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाया जाएगा। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन एलिमेंट्स को हम लोग AIJ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, AIJ से दिखाते हैं एलिमेंट्स को, जहां I जो है डियर स्टूडेंट्स वो रो को रिप्रेजेंट करता है और J जो है डियर स्टूडेंट्स वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। जैसे A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। जैसे मान लो हम कोई एग्जाम्पल यहाँ पर ले लें, A = 2 7 5 9।
और आपसे कहेंगे भैया A22 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या समझोगे, सर पूछ रहे हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो किसकी बात कर रहे हैं, 9 की, तो A22 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपसे कहेंगे A21 कौन होगा बताओ, तो कहोगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माने कितना आएगा, A7 आएगा। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को AIJ से पुकारेंगे, I और J के हिसाब से उसकी वैल्यू हम बता पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि मैट्रिक्स को शार्ट में जो नोटेट किया जाता है वो ऐसे लिखते हैं, A=AIJ M/N। मैट्रिक्स को ऐसे शार्ट में डियर स्टूडेंट्स लिखा जाता है, ध्यान से समझिए कैसे लिखा जाता है, A=AIJ M/N। इस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब AIJ कौन है, एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं, M/N एलिमेंट्स है, मतलब M रो है और N कॉलम है। तो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये वाला फॉर्म आप सभी लोगों को वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जरा मैं उस पर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स चर्चा करता हूँ। ध्यान से हमारी बातों को समझते हुए चलेंगे जब डियर स्टूडेंट्स ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी लोगों को समझा ले जाऊँगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को। डियर स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कहा जाता है इफ़ A=AIJ 2/3, या ऐसे कहेंगे फार्म बनाओ, फार्म A= इतना AIJ where AIJ = I+J/2। ध्यान से समझिए, हमसे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाइए और वह मैट्रिक्स कितने आर्डर का है, 2/3 आर्डर का है, और उसके एलिमेंट्स को निकालने का ये तरीका दिया गया है। तो सबसे पहला काम डियर स्टूडेंट्स, ये जो A=AIJ हमारे पास लिखा हुआ है, इसको आप एक्सपेंड करिए। कितने रो हैं, 2 रे, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो जब एक्सपेंड करोगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माने A11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि 3 कॉलम तक हमें जाना है। बातें सबको समझ में आ रही होंगी। फिर सेकेंड रो में आएंगे तो A22, फिर A21, A23। आपको समझ आया होगा ये कैसे लिखा गया, से 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। तो हम यह मैट्रिक्स कब बना पाएंगे, जब हमें A11, A12, A13 या A22, A21, A23 की वैल्यू पता होगी। और इसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है। कैसे दी गई डियर स्टूडेंट्स, AIJ हमारे पास कितना है, देखिए I+J/2। तो हमें पहले क्या चाहिए, A11, तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 1/2, तो A11 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, A11 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स आप क्या फाइंड करेंगे, A12 कैसे आएगा, 1 + 2/2 करेंगे, तो A12 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 3/2 आपको मिल जाएगी। फिर क्या फाइंड करेंगे आप बताइए, A13, तो 1 + 3/2, मतलब यहाँ पर 2 आएगा, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स A22 जब करेंगे तो 2 + 2/2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी A22 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर आप A23 फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो 5/2 आ जाएगा। A33 फाइंड करेंगे, बस A23 तक ही आपको फाइंड करना है। तो क्या हुआ, सारे एलिमेंट्स आपको मिल गए ना, A11, A12, A13, A22, A23 सब मिल गया आपको, ठीक है। A21 शायद हमने नहीं निकाला, क्या A13 तक हुआ है, A21 हमने नहीं निकाला। तो A21 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 3/2, ये भी आ जाएगा, है ना। समझ में आ गई सब सारी बातें आप सभी लोगों को। ये मैं निकाला, A12 निकाला हूँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे तो A हमें क्या मिलेगा, जरा समझ लीजिए। A11 हमने क्या फाइंड किया है, 1 फाइंड किया है। A12 हमने कितना फाइंड किया है, 3/2 फाइंड किया है। A13 कितना फाइंड किया है, 2 फाइंड किया है। और A21 कितना आया है, 3/2 आया है। A22 कितना आया है, 2 आया है। और ये डिस्टेंस कितना आया, 5/2 आया। ये मैट्रिक्स आपका क्या होगा, तैयार हो जाएगा। अगर आपको इसके पहले की चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो यह क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। ज़रा इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स चलता हूँ। इसी के बिहाफ पर मैं और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया, इस टॉपिक के बिहाफ पर आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ सब कुछ लें लेकिन हमें पता ना हो कि हमारे एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, तो फिर समस्या है। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो ज़रूर बताता हुआ आप लोगों को चलूँगा। जैसे कहा जाए, यहाँ लिखा जाएगा फार्म अ मैट्रिक्स, मतलब फार्म अ मैट्रिक्स A इक्वल टू
aij 2/2 वेयर aij इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक आप व्यू a इक्वल टू ये बनाइए जहां पर aij बराबर इतना है। तो अब आप देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे। आपको a इक्वल टू क्या गिवन है, aij 2/2। 2/2 मतलब कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे। रो कितने होंगे, 2 रो होंगे। और कॉलम कितने होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो पहले आप इसको एक्सपेंड करके लिखिए, क्या लिखेंगे, a11 फिर a12, बस यहीं रुक जाओगे क्योंकि 2 ही कॉलम है। फिर क्या होगा, a21 और डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, a22। ये देखिए, ये आपके सामने बन गया। तो इस मैट्रिक्स को आप सभी लोग लिखना चाहें, अगर पूरा इसके एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो aij को निकालने के लिए कंसेप्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। aij इक्वल टू क्या बताया गया डियर स्टूडेंट्स, i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 ऐसा होता है। तो आपको a11 चाहिए, तो 1 + 1, i की जगह पे 1 और j की जगह पे 1, ये हो जाएगा। तो a11 डियर स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, a11 2 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे कहें a12 फाइंड करो तो क्या करोगे, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो a12 डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 9/2 मिल जाएगा। और फिर क्या फाइंड करेंगे आप, a21 फाइंड करेंगे तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स a21 जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9/2 मिल जाएगा। एक एलिमेंट और निकालने की आवश्यकता है और वो कौन है डियर स्टूडेंट्स, a22। तो क्या होगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो a22 जब आप करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16/2 8 आ गया। तो देखो सारे एलिमेंट्स आपको मिल गए। जब सारे एलिमेंट्स आपको मिल गए, देयरफॉर आप इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। क्या थी मैट्रिक्स, a11 a12 a21 और a22, यही था ना डियर स्टूडेंट्स। सारी वैल्यूज़ को ला करके यहाँ पर आप पुट करिए जरा। a11 की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। a12 डियर स्टूडेंट्स कितना आया है, 9/2 आया है। a21 कितना आया है, 9/2 आया है। a22 कितना आया है, 8 आया है। ये देखिए आपको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल गई। यही डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, सल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को बताने का प्रयास किया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस लॉजिक के बिहाफ पर डियर स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा तो आप उसको ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ और एक क्वेश्चन आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराता हूँ, उसको आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा और मुझे उसका आंसर बताइएगा। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, लेक्चर बहुत बेहतरीन होगा। हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगा। कुछ ना कुछ सिखा जाने का मतलब यह है कि केवल थ्योरी ना पढ़ा दिया जाए। देखो हमारा तरीका अलग होगा। मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बताऊंगा। कुछ टास्क आपको दूंगा, वो आप करेंगे और आगे कैसे क्या करना है सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी लेक्चर समाप्त नहीं हो रहा, अभी सुनते रहिए, समझते चलिए। और डियर फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। इस गर्मी में बड़ी मेहनत से आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आइए बात करते हैं। जैसे हम एक टास्क आपको देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग करिएगा, लिखिएगा फॉर्म अ मैट्रिक्स A इक्वल टू aij 3/2 वेयर aij इक्वल टू i² प्लस j यहाँ पर दे दिया गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, फॉर्म अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2/3, ठीक है, ऑर्डर 2/3 वेयर aij इक्वल टू i माइनस जे का स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पर कुछ अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। फॉर्म मैट्रिक्स A, अगर हम चाहते इसको ऐसे भी लिख सकते थे, A इक्वल टू aij 2/3 ऐसे बना सकते थे। इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब समान है, दोनों की सेम मीनिंग है, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ऐसे भी यहाँ पर इसको लिख दिया। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे और ये भी बताएंगे इस टॉपिक को आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए
मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर से ज़रूर बैठे होंगे और जो भी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ उसको समझ रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं या बस ऐसे ही कहानी सुने जा रहे हैं। कहानी सुनने से मैथमेटिक्स नहीं आएगी, मैथमेटिक्स पढ़ने से नहीं आती है डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स करने से आती है। अगर आप करेंगे कॉपी और पेन चलेगी तब आपको मैथ्स आएगी, केवल देखने से केवल पढ़ने से नहीं आएगी, करने से मैथ्स आएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अभी तक मैंने जो कुछ भी कवर किया एक बार हम उसको रिकॉल करते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर किया। हम सभी लोगों ने सबसे पहले ये जाना कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर अर्थात क्रम क्या होता है, और साथ ही साथ मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है और उस जनरल फॉर्म के बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम सभी लोगों ने सीखा। उसके बिहाफ पर 2 एग्जाम्पल मैंने कराया और 2 क्वेश्चन आपको टास्क के फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। आपके एग्जाम में पहले टाइप का आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डियर स्टूडेंट्स आव्यूहों के प्रकार। ध्यान देना, टॉपिक है आव्यूहों के प्रकार। ठीक है, आव्यूहों के प्रकार, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी आप सभी लोगों ने देखा कि जो मैट्रिक्स होता है उसमें रो होता है, उसमें कॉलम होता है, उसके एलिमेंट्स होते हैं, उनको लिखने का, उनको रिप्रेजेंट करने का अपना तरीका होता है। ये सब चीज़ आप लोग सीख चुके हैं। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम रो और कॉलम के हिसाब से एलिमेंट्स को लिखते हैं तो जो हमारे मैट्रिसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अलग अलग दिखते हैं। कभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में हॉरिजेंटल दिखेंगे तो कभी वर्टिकल दिखेंगे। जब डियर स्टूडेंट्स वो हॉरिजेंटल दिखेंगे तो उनको हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलेंगे, जब वो वर्टिकल दिखेंगे तो उन्हें हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। किसी में एक ही रो दिखेगा तो उसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, किसी में एक ही कॉलम दिखेगा तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे भी मैट्रिक्स होंगे जिसमें रो और कॉलम दोनों की वैल्यू सेम होगी, जिसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, उसको हम सभी लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में इतना ही आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे। जितना मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया है या नहीं आया है, कितना % समझ में आया है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या लग रहा है, कहीं कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, मेरी लैंग्वेज समझने में कहीं कोई समस्या हो रही है या कोई भी डाउट है, दिल खोल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अप्लाई करने का प्रयास करूँगा। आई होप आप सभी लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है और अभी तक आप सभी लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स लेक्चर कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।